हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम विद्युत अपघटन के नियम पढ़ेंगे। बच्चों, विद्युत अपघटन के दो नियम है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। तो आज के लेक्चर में हम ये दोनों नियम कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में विद्युत अपघट्यों के प्रकार और विद्युत अपघटन की क्रियाविधि कंप्लीट की है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। क्योंकि बच्चों, आज का लेक्चर समझने के लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो लेक्चर देख लेना। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों देखो, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहने का मतलब फैराडे का प्रथम नियम। तो बच्चों, यह नियम समझने के लिए हमें विद्युत अपघटन की क्रियाविधि आनी चाहिए, इसलिए मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देकर के वो क्रियाविधि आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझना। तो बच्चों, मान लो हम गलित NaCl का विद्युत अपघटन कर रहे हैं। किसका? गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। तो बच्चों ध्यान से समझना। तो इसमें आपको विद्युत अपघटनीय सेल लेना है, ठीक है। तो ये विद्युत अपघटनीय सेल, दो इलेक्ट्रोड लगाने हैं आपको, ठीक है। तो ये हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो मोस्टली हम प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ही क्यों यूज करते हैं बताओ? क्योंकि प्लेटिनम एक अक्रिय धातु है, इसलिए वह विद्युत अपघटनीय विलयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगी, ठीक है ना बच्चों। कि हम जो यहाँ पर विलयन लेंगे ना, उसके साथ ये प्लेटिनम धातु अभिक्रिया नहीं करेगी, इसलिए हम मोस्टली प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लेते हैं और इनको बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो ये लो, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया। इन्हें हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, धनावेशित इलेक्ट्रोड और ऋणावेशित इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। क्योंकि विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने गलित सोडियम क्लोराइड भर दिया, ध्यान से समझना। अगर ये आप समझोगे ना, तभी प्रथम नियम, आप फैराडे का प्रथम नियम समझ पाओगे। आ गई बात समझ में? चलो, तो ये हमने गलित NaCl भर दिया इसके अंदर, गलित सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो देखो, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, NaCl ब्रेक होगा, किसमें? Na+ और Cl- में ब्रेक होगा ना। देखो किसमें ब्रेक होगा? Na+ और Cl- में ब्रेक होगा। अब बच्चों, Cl- किधर जाएगा? आपको पता है कि माइनस किस साइड चलता है? प्लस की ओर। तो क्लोराइड आयन है वो धनावेशित इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की ओर चलेंगे, ठीक है। जबकि Na+ किधर चलेगा? माइनस की ओर चलेगा ना, यानी कि सोडियम आयन कैथोड की ओर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर ये जाएंगे। तो बच्चों, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण। ध्यान से समझना। तो एनोड की ओर कौन चला? क्लोराइड आयन चला। किस में से चला है? ये विलयन था ना, जलीय विलयन। तो बच्चों, जलीय विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए हम ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? AQ। क्या लगाएंगे बच्चों? AQ लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है। तो बच्चों, जितना ऊपर माइनस होता है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दो। निकाल दिया हमने इलेक्ट्रॉन बाहर। अब अकेला क्लोरीन बचा। अब क्लोरीन कभी भी अकेला पॉसिबल नहीं है, यह तो द्विपरमाणु गैस के रूप में होता है, इसलिए हम अकेला क्लोरीन कभी नहीं लिखेंगे, इसे Cl2 के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे बच्चों? Cl2 के रूप में। लेकिन यहां पर एक ही क्लोरीन है ना, तो इसको आप कर दो ½ Cl2। तो ½ Cl2 का मतलब एक क्लोरीन ही होता है। तो बच्चों, यह क्या है?
गैस है ना, तो ब्रैकेट में मैंने जी लगा दिया। तो देखो सिंपल कि जब हम गलित NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। आ गई बच्चों बात समझ में? ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैथोड पर अपचयन, तो ध्यान रखना बच्चों, कैथोड पर अपचयन होता है, ठीक है ना। तो देखो कैथोड की ओर कौन चलेंगे? सोडियम आयन चलेंगे ना। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना अपचयन होता है। तो ये लो Na+, और ये Na+ किसमें है? जलीय विलयन में है ना, तो ब्रैकेट में हम क्या लगाएंगे? Aq प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट सोडियम, धातु बन जाएगी ना बच्चों। और धातु का मतलब ठोस, ठोस का मतलब सॉलिड, तो ब्रैकेट में हम स्मॉल s लगाएंगे। आई कि नहीं ये बात समझ में? तो बच्चों फैराडे का प्रथम नियम समझने के लिए आपको इसके बारे में थोड़ा और समझना पड़ेगा। और वो क्या समझना है बच्चों? ध्यान से समझो। तो देखो इसमें क्या हुआ है कि Na+ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और सोडियम बनाता है, मतलब सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु बनाता है। ये अभिक्रिया ही है ना ये। आ गई बच्चों बात समझ में? अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं देख के बताओ, एक इलेक्ट्रॉन है या फिर एक मोल इलेक्ट्रॉन है? तो बच्चों ध्यान रखना, जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं वो मोलों की संख्या बताते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि यहां पर सोडियम का एक परमाणु है, नहीं, आप बोलोगे यहां पर एक मोल सोडियम है। कहने का मतलब यहां पर कितने ग्राम सोडियम है? 23 ग्राम सोडियम है, क्योंकि सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम पर मोल होता है। और मोलर द्रव्यमान का मतलब एक मोल का द्रव्यमान। आ गई बच्चों बात समझ में? तो एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने ग्राम सोडियम को जमाता है? कैथोड पर सोडियम निक्षेपित होगा, चिपेगा ना, जमेगा। आ गई बात समझ में? तो अगर इलेक्ट्रॉन एक मोल हो तो कितने मोल सोडियम चिपकेंगे? एक मोल मतलब 23 ग्राम। अगर इलेक्ट्रॉन 2 मोल होंगे तो बच्चों कितने मोल सोडियम चिपकेंगे? 2 मोल सोडियम चिपकेंगे ना, यानी कि 46 ग्राम। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन 4 मोल होंगे तो कितने मोल सोडियम चिपकेंगे? बताओ, 4 मोल सोडियम चिपकेंगे ना, यानी कि 92 ग्राम। आ गई बच्चों बात समझ में? कहने का मतलब सोडियम का चिपकना किस पर निर्भर कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन कम तो कम सोडियम चिपकेगा या फिर निक्षेपित होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ज्यादा सोडियम निक्षेपित होगा। आई कि नहीं है ये बात समझ में? ये बात समझ में आते ही आप फैराडे का प्रथम नियम समझ जाओगे, क्योंकि फैराडे ने भी यही कहा है कि इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है, मतलब प्रवाहित आवेश पर निर्भर करती है। अगर देखो इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश ही तो है, आवेश ज्यादा सोडियम ज्यादा, ठीक है ना। आवेश ज्यादा, देखो यहां पर है ज्यादा, आवेश ज्यादा सोडियम ज्यादा, आवेश कम सोडियम कम। आ गई बच्चों बात समझ में? तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ जमेगा ना वो किस पर निर्भर करेगा? आवेश पर, इलेक्ट्रॉनों पर। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा पदार्थ जमेगा, अगर कम इलेक्ट्रॉन तो बच्चों कम पदार्थ जमेगा। आ गई बच्चों बात समझ में? तो यही फैराडे का प्रथम नियम है। ये लो, तो प्रथम नियम क्या बोलता है? इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है ना। इलेक्ट्रॉन कम तो कम पदार्थ जमेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ज्यादा पदार्थ जमेगा। और इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं बच्चों? आवेश। तो पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, ठीक है बच्चों। समानुपाती का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना तो ज्यादा पदार्थ जमेगा और कम होंगे तो कम पदार्थ जमेगा, ठीक है ना। समानुपाती होती है, ठीक है बच्चों। अब हमने मान लिया कि जमने वाले पदार्थ की मात्रा क्या है? m है, तो वो किसके समानुपाती होगी? आवेश के। आ गई बच्चों बात समझ में? तो अब देखो Q क्या होता है आप जानते हो? आवेश बराबर धारा गुणा समय, IT होता है ना।
आई का मतलब करंट, टी का मतलब टाइम, तो क्यू की वैल्यू आप जानते हो, तो एम प्रोपोर्शनल क्या हो गया बच्चों, आई टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन मतलब समानुपाती का साइन हटाओगे तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा, ठीक है बच्चों, तो वो स्थिरांक है जेड आई टी। तो यहां पर जो जेड है ना वो इस पदार्थ का मतलब जो पदार्थ जमा है ना उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या है बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो देखो एम क्या है, निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा, ठीक है बच्चों। आई क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा, क्या है बच्चों, प्रवाहित विद्युत धारा। और टी क्या है, कितने समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो समय है। और जेड क्या है बच्चों, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या है बच्चों, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब बच्चों देखो, अब हम जेड मतलब पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा लिखते हैं, है ना। आप लिख लेना, मैं अब देखो बता रहा हूं आपको। अगर मैं करंट को यानी कि आई को कितना कर दूं, 1 एम्पियर कर दूं, कितना कर दूं बच्चों, 1 एम्पियर। और बच्चों मैं समय को कितना कर दूं, 1 सेकेंड, कितना कर दूं, 1 सेकेंड। तो आई और टी दोनों एक हो जाएंगे, तो बच्चों एम बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एम बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसके बारे में आप लिखोगे क्या, यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा, ठीक है, मतलब इस विलियन में, यदि विलियन में विद्युत अपघटनी विलियन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा को ही पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। कहने का मतलब अगर ये एक कर दोगे तो एम बराबर जेड आ जाएगा, तो जो निक्षेपित पदार्थ हुआ है कितना हुआ है वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। आ गई बच्चों बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, यहां पर जो आवेश है ना वो कूलाम में है। किसमें है बच्चों, कूलाम में है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर ही लिख देता हूं, किसमें है बच्चों आवेश, कूलाम में है। इसको मेरे को फैराडे में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96500 कूलाम। 1 फैराडे बराबर इतना आवेश होता है। और बच्चों याद रखना 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे आवेश होता है, आवेश होता है। कहने का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 96,500 कूलाम आवेश होता है, ये बात याद रखना। तो देखो मैं कूलाम को फैराडे में कन्वर्ट करूंगा, तो बच्चों देखो जैसे हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का भाग देते हैं ना, वैसे ही कूलाम को आप फैराडे में चेंज करोगे तो इसका भाग दोगे ना। कहने का मतलब हम फैराडे का भाग देंगे, जैसे हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं 1000 का भाग देते हैं, वैसे ही कूलाम को आप फैराडे में चेंज करोगे तो या तो फैराडे का भाग लगा दो, मतलब 96,500 का भाग लगा दो। तो कहने का मतलब बच्चों m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड आई टी। और इस कूलाम को मैं फैराडे में चेंज कर रहा हूं तो आप फैराडे का भाग लगा दो। तो बच्चों इस फॉर्मूले से ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बनते हैं। किस टाइप के बनते हैं तो वो हम लेक्चर के लास्ट में कर लेंगे। तो बच्चों फैराडे का प्रथम नियम यहां पर कंप्लीट हो जाता है, तो फटाफट इनको लिख लो। अब हम फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम फैराडे का द्वितीय नियम स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से समझना। फैराडे का द्वितीय नियम, देखो फैराडे ने प्रथम नियम में एक विद्युत अपघटनी विलयन लिया था और उससे क्या क्या रिजल्ट निकाले थे तो वो तो आप देख चुके हो, ठीक है। अब देखो फैराडे एक विलयन से कहां मानने वाला था, उसने अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक से ज्यादा विद्युत अपघटनी विलयन ले लिए और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। किस में जोड़ दिया बच्चों, श्रेणी क्रम में। आ गई बच्चों बात समझो, पहले एक्सपेरिमेंट समझो
फैराडे ने अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक से ज्यादा विद्युत अपघटनी विलयन लिए और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान जाती है, धारा। क्या समान जाती है, धारा। इसका मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान जाएगा सभी विलयन में, आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर धारा। ठीक है, तो इस नियम का यही की पॉइंट है कि श्रेणी क्रम संयोजन होते ही धारा समान जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन समान जाएंगे, मतलब आवेश समान जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम दो विलयन ले लेते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से समझना। तो मान लो एक विलयन तो ये है हमारे पास, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोड, ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रोड हो गए। और एक विलयन बच्चों हम ले लेते हैं NaCl का, मतलब सोडियम क्लोराइड का ले लेते हैं। किसका, कि ये तो है सोडियम क्लोराइड का विलयन, गलित सोडियम क्लोराइड का है। और एक विलयन बच्चों हम सिल्वर नाइट्रेट का ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, ध्यान से समझना बच्चों, ये इलेक्ट्रोड लगा दिए प्लेटिनम के। तो बच्चों ये जो विलयन लिया है दूसरा आपने, ये किसका है, सिल्वर नाइट्रेट का। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये तो टूटेगा Na+ और Cl- में, और ये टूटेगा Ag+ और NO3- में। ठीक है, तो इनको जोड़ दो श्रेणी क्रम में। तो बच्चों देखो यहां पर हमने लगा दी बैटरी, लगा दी, और श्रेणी क्रम में ये लो, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया ना। आगे बात समझ में, तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, तो श्रेणी क्रम में हमने इन दोनों विलयनों को जोड़ दिया है, एक सोडियम क्लोराइड का है और एक सिल्वर नाइट्रेट का है। अब बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन है तो धारा समान, इलेक्ट्रॉन समान, आवेश समान होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चों आप देखो कि इसमें है ना कैथोड पर कौन जमेगा, इसमें तो देखो सोडियम जमेगा, तो इसमें तो क्या होगा, देखो यहां पर बता देता हूं कि Na+ एक्वस और इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसमें तो कैथोड पर सोडियम जमेगा। इसमें बच्चों कैथोड पर कौन जमेगा, सिंपल सी बात है, सिल्वर जमेगा। अब इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है ना, मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन, अगर इसके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसके पास भी बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, क्योंकि यह कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम है, तो आवेश समान होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सॉलिड। तो अब बताओ दोनों के पास इलेक्ट्रॉन समान है, अब बताओ ज्यादा सोडियम जमा या फिर सिल्वर जमा। तो देखने में तो दोनों समान लग रहे हैं, मोल देखो सोडियम भी 1 मोल जमेगा और सिल्वर भी 1 मोल जमेगा, लेकिन इसका कितना होता है मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम और इसका होता है 108 ग्राम। अब बताओ कौन ज्यादा जमा, सिल्वर ज्यादा जमा ना। भाई देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन समान है, दोनों 1-1 मोल ही जमेंगे, तो मोलों की संख्या तो समान है, लेकिन अगर हम मात्रा की बात करें तो सोडियम 23 ग्राम जमा है जबकि सिल्वर 108 ग्राम जमा है। तो कौन सा ज्यादा जमा बच्चों, सिल्वर जमा। क्यों, क्योंकि सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्यादा है। देखो सोडियम का तुल्यांकी द्रव्यमान भी 23 होता है, यहां पर मोलर द्रव्यमान यूज नहीं करना है, यहां पर तुल्यांकी द्रव्यमान यूज करना है। सोडियम का तुल्यांकित द्रव्यमान होता है 23 ग्राम जबकि सिल्वर का तुल्यांकित द्रव्यमान होता है 108 ग्राम। तो सिल्वर क्यों ज्यादा जमा बच्चों, क्योंकि सिल्वर का तुल्यांकित द्रव्यमान ज्यादा है। सोडियम क्यों कम जमा, क्योंकि सोडियम का तुल्यांकित द्रव्यमान कम है। आ गई बच्चों बात समझ में, ठीक है ना। तो फैराडे का द्वितीय नियम यह बोलता है कि यदि हम एक से ज्यादा विद्युत अपघटनी विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो वो पदार्थ ज्यादा जमेगा जिसका तुल्यांकी द्रव्यमान ज्यादा हो। देखो दोनों के पास आवेश तो समान गया है ना,
तो तुल्यांकित द्रव्यमान भी अगर आप याद नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं, सिंपल समझने के लिए इतना याद रख लो कि सिल्वर क्यों ज्यादा जम गया, क्योंकि सिल्वर में वजन ज्यादा होता है, सिल्वर में वजन ज्यादा होता है, इसलिए सिल्वर ज्यादा जमा है। ठीक है बच्चों, तो यदि 2 या 2 से अधिक, या फिर ऐसे बोल सकते हो 1 से अधिक, या फिर 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटनी विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो वो पदार्थ ज्यादा जमेगा जिसका तुल्यांकी द्रव्यमान ज्यादा होता है। मतलब जमने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तुल्यांकी द्रव्यमान कम तो कम जमेगा, तुल्यांकी द्रव्यमान ज्यादा तो ज्यादा जमेगा। आया कि नहीं आया बच्चों समझ में? आ गया ना? चलो तो देखो क्या लिखोगे इसको, यदि 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघटनी विलयनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा कौन सा ज्यादा जमेगा बच्चों? जिसका तुल्यांकी द्रव्यमान ज्यादा है, जैसे सिल्वर का था। कौन सा कम जमेगा? जिसका तुल्यांकी द्रव्यमान कम है, यानी कि सोडियम का था। तो जमने वाले पदार्थ की मात्रा उसी के तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है कि अगर तुल्यांकी द्रव्यमान ज्यादा तो ज्यादा जमेगा, कम तो कम जमेगा। तो जमने वाले इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसी के तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब कोई जरूरी नहीं है कि आप NaCl और AgNO3 लो। तो मान लो यहां पर M1 पदार्थ जमा है और इसका तुल्यांकी द्रव्यमान E1 है, यहां पर M2 पदार्थ जमा है और इसका तुल्यांकी द्रव्यमान E2 है। तो बच्चों M1 किसके समानुपाती होगा? E1 के, और M2 किसके समानुपाती होगा? E2 के। समानुपाती को हटाओगे तो कोई ना कोई स्थिरांक आएगा। यहां पर स्थिरांक कौन है? समान कौन है? आवेश ना। तो दोनों को आप हटाओगे ना तो आवेश आएगा, क्योंकि आवेश यहां पर स्थिरांक है, दोनों में सेम जाएगा तो मतलब दोनों के लिए स्थिरांक ही तो हुआ। ऐसे ही M2 बराबर क्या जाएगा बच्चों? Q/E2। यहां से Q का मान कितना आ जाएगा? M1 अपॉन E1, और यहां से Q का मान कितना आ जाएगा? E2 को नीचे ले आओ, M2 अपॉन E2। तो बच्चों ये दोनों Q के मान है ना, तो इनको बराबर कर दो। अब बच्चों देखो आगे करते हैं फैराडे के प्रथम नियम से। फैराडे के प्रथम नियम से, तो बच्चों फैराडे का प्रथम नियम ये बोलता है ना कि M = ZIT। तो M1 क्या हो जाएगा बच्चों? Z1IT अपॉन E1, और बच्चों M2 क्या हो जाएगा? Z2IT अपॉन E2। तो IT से IT कैंसिल आउट, यानी कि Z1 अपॉन E1 = Z2 अपॉन E2। इसका मतलब Z किसके समानुपाती हो गया बच्चों? E के समानुपाती हो गया ना। इसका मतलब Z समानुपाती E। तो कहने का मतलब कि पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो बच्चों ये फैराडे का द्वितीय नियम हो गया। तो इनसे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फटाफट इनको लिख लो आप। तो बच्चों देखो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो कैथोड पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा? तो बच्चों करंट कितनी दे रखी है? 1.5 एम्पियर।
ठीक है, और टाइम कितना देर का है 10 मिनट। तो बच्चों हमें जो टाइम है वो सेकंड में लेना है, ठीक है ना। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 600 सेकंड। आ गई बात समझ में। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड हो गए। कि कॉपर सल्फेट में हमें यह विद्युत धारा 600 सेकंड तक प्रवाहित करवानी है, तो कितना कॉपर जमेगा। तो बच्चों कॉपर सल्फेट ऐसा ही तो होता है, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब आपको कॉपर को जमाना है, तो बच्चों कॉपर ऐसे ही तो जमेगा, 2 प्लस है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, ऐसे ही तो कॉपर जमेगा। आ गई बात समझ में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने मोल है 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। कितने मोल है 2 मोल है। और कॉपर कितना मोल है 1 मोल है। तो बच्चों 1 मोल के द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं, और कॉपर का मोलर द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम पर मोल। तो यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना कॉपर जमता है, इतना कॉपर जमता है। और बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1 फैराडे यानी कि 96,500। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा, तो 2 इंटू 96500 कूलम। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉनों से कितना कॉपर जमता है, इतना ग्राम कॉपर जमता है। और 2 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, इतना होता है ना बच्चों। तो अगर इतने आवेश से 63.5 ग्राम कॉपर जमता है, तो 1 कूलम आवेश से कितना जमेगा बच्चों, तो 63.5 इंटू अपॉन 2 इंटू 96500। आ गई बात समझ में। अब हमारे पास आवेश कितना है, तो Q इज इक्वल टू आई टी। तो I है 1.5 और T है 600, यानी कि हमारे पास इतना आवेश है। अगर इतने आवेश से इतना कॉपर जमता है, तो 1 कूलम से इतना जमेगा, और इतने से कितना जमेगा बच्चों, इतना ग्राम कॉपर जमेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में, आ गई ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 2 घंटे तक प्रवाहित की जाए, तो तार से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो बच्चों पहले आप आवेश निकाल लो। Q इज इक्वल टू क्या होता है आई टी। आई कितनी है 0.5 एम्पियर। टी कितना है 2 घंटे, लेकिन टाइम को हमें सेकंड में लेना है। तो बच्चों 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 घंटे में कितने हो गए, इतने सेकंड हो गए ना। तो हमारे पास आवेश कितना आया, इतना कूलम आवेश आया। आ गया ना बच्चों, बात समझ में आ गई ना, ठीक है ना। तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो Q इज इक्वल टू आ गया 3600 कूलम आवेश। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, यानी कि 3600 कूलम आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इतने कूलम आवेश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 कूलम आवेश में कितने होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन। तो इतने कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये लो, तो इतने इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट आवेश निकाल लो और देख लो उस आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होता है, तो डायरेक्ट इसमें ना इसका भाग दे दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। कहने ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो कि इतने कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने कूलम में कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी कि नहीं आएगी बच्चों, आ जाएगी ना। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में, मतलब अभिक्रिया तो लिखी नहीं है, चलो पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में Cr2O7 2- के 1 मोल के अपचयन के लिए कितने कूलम की आवश्यकता होगी। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया की बात कर रहा है ना, वो ये है Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2Cr3 प्लस 4 और ये
7H2O, ये अभिक्रिया है। क्वेश्चन में ही है, ये देख लेना। तो इसके 1 मोल का अपचयन करना है। तो बच्चों हमने यहां पर कितना ले रखा है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 ही तो है, 1 मोल ही तो है। तो कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, हमने आवेश कितना ले रखा है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं ना। 1 मोल पर 96,500 कूलाम होता है, तो 6 मोल पर कितना होगा, इतना होगा। ये तो एकदम सिंपल है, इसी में दिख रहा है कि इसके 1 मोल के अपचयन के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल पर इतना आवेश, तो 6 मोल पर इतना आवेश होगा। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। तो बच्चों अगर आपके वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।